नमस्कार बच्चों, मैं विजय यादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा क्लासेस में। और बच्चों, आज हम 12th में मैथ्स में डिटरमिनेंट्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा इसको, ये पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड है। अगर आपको कॉन्सेप्ट इसके क्लियर है, आपको प्रॉपर्टीज क्लियर है डिटरमिनेंट्स की, तो बहुत चैप्टर आसान हो जाएगा, आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। और आपसे एग्जाम्स में भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उन्हें इजीली फिर कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आज स्टार्टिंग है, फर्स्ट लेक्चर है डिटरमिनेंट्स का। आशा करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो बेटा, यहाँ पे आपको देखना है डिटरमिनेंट्स क्या है। सबसे पहले आपको समझना है कि डिटरमिनेंट्स क्या होता है, हम कैसे फाइंड करते हैं। तो इसको समझना, देखिए मान लीजिए आपका कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। सपोज कीजिए कि ए आपका कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर क्या है, एन है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, A11 A12 डैश A1 n। इस तरह से A21 A22 डैश A2n। और इस तरह से यानी और एन ऑर्डर का है, कोई भी हो सकता है। हम लिखेंगे इसे A, तो कौन सा आ जाएगा, AN1 AN2 AN। ये आपका कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, n है। तो हमें पूछा जाता है कि हम इसका डिटरमिनेंट्स कैसे निकालें। तो डिटरमिनेंट्स को किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे आप, तो हम इस टाइप से लिखेंगे। डिटरमिनेंट ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, यानी कि यहाँ पे जो इस टाइप के ब्रैकेट में रखते थे, इसको अरेंजमेंट होता मैट्रिक्स का। और जब इसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो ये मोड वाले सिंबल के अंदर, और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो आपको बताएंगे। तो पहले हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू आएगी ये चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से A11 A12 डैश A1n, A21 A22 डैश A2n, एंड देन AN1 AN2 डैश AN। तो ये जो आएगा ये डिटरमिनेंट है। अब इसकी वैल्यू, ये तो हो गया इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, कि जो आपको मैट्रिसेस दिया हुआ था उसका डिटरमिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये तो हुआ इसको रिप्रेजेंट करने का। इसकी हम वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, तो डिटरमिनेंट निकालेंगे कैसे, वैल्यू कैसे पता करेंगे। तो इसमें अलग अलग हम, जैसे पहले ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 का अलग अलग निकाल के इसको बताएंगे। सबसे पहले देखिए, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। यदि किसी का ऑर्डर 1 है तो हम उसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। देखो ध्यान से समझिए। सपोज कीजिए ये मैट्रिक्स है आपका जिसका ऑर्डर 1 है। तो ऑर्डर 1 होने का मतलब क्या हुआ, इसमें केवल एक ही एलिमेंट है, 1 रो है 1 ही कॉलम है। तो यदि हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट ए क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए जो आएगा ये कितना जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, वही एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। सेम वही एलिमेंट आ जाएगा, इसका डिटरमिनेंट होगा। लेकिन अगर यहाँ पे बोला जाए वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, यदि आपका ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट है और उसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सपोज कीजिए कि ये हमारा कोई मैट्रिक्स था, A11 A12 A21 A22। अब इसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, कैसे हम ऑर्डर 2 अगर दिया हुआ तो हम किस तरीके से उसकी वैल्यू हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, तो डिटरमिनेंट ए जो आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये A11 A12 A21 A22। अब इसकी वैल्यू हमें लिखना है। ये तो हुआ इसको प्रेजेंट करने के लिए, कि इसमें प्रेजेंट कर दिया हमने इसमें ब्रैकेट के अंदर। आप क्या करेंगे, इसमें इसकी वैल्यू किस टाइप से निकालते हैं, ये जो आप देख रहे हैं इस टाइप से, ये जो लीडिंग डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में से ये वाला जो दूसरा कंजुगेट डायगोनल है उसके प्रोडक्ट को माइनस करेंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों, ये A11 इनटू में A22 माइनस में आएगा
A21 इंटू A12, ये आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। ये कैसे निकालेगा, इसका ऑर्डर 2 है तो ठीक है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स था जिसका ऑर्डर क्या है 2, तो इसका डिटरमिनेंट हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। अब आता है अगर हमें ऑर्डर 3 दिया हुआ है, 3/3 है ऑर्डर, तो हम उसके डिटरमिनेंट को कैसे फाइंड करेंगे। तो इससे पहले आपको दो चीजें और बता देते हैं, माइनस और कोफैक्टर को और समझ लीजिए, ये कई बार इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो आप कोशिश करेंगे। चलो पहले आपको माइनर और कोफैक्टर इसमें बताते हैं, फिर आपको 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट फाइंड करना बताएंगे। तो देखिएगा, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो माइनर्स और कोफैक्टर्स को अगर हमें फाइंड करना है तो किस तरीके से फाइंड करते हैं, देखिए बच्चों समझना है आपको ध्यान से, डेफिनेशन भी बताएंगे आपको। मान लीजिए कि ये आपका कोई मैट्रिक्स है AIJ, ठीक है, और हमें इसका माइनर बताना है, तो माइनर किस तरीके से लिखेंगे। अगर हमें इस एलिमेंट का AIJ एलिमेंट का हमें किसी भी मैट्रिक्स के या किसी डिटरमिनेंट के हमें किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो AIJ का जो हम माइनर फाइंड करेंगे वो कैसे आएगा। तो माइनर ऑफ एलिमेंट AIJ obtained by the determinant of deleting ith row and jth column, यानी जब भी कोई भी आपके पास में डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है और हमें उसका माइनर फाइंड करना है, तो जिस एलिमेंट का हम माइनर फाइंड करते हैं उस रो को और उस कॉलम को डिलीट कर दीजिए, उसके बाद जो बचेगा डिटरमिनेंट उसकी वैल्यू जो आएगा वही आपका क्या होगा, माइनर होगा। अब समझना है ध्यान से, जैसे कि हम किस टाइप से इसको लिख सकते हैं, माइनर हम कैसे लिखेंगे, देखना बच्चों ध्यान से। तो यहां आपको ध्यान रखना है, आपको डेफिनेशन अभी मैंने बताई कि ith रो और jth कॉलम को हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। और हम इसे किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, MIJ। तो MIJ जो आएगा, MIJ को हम लिख भी सकते हैं, MIJ इक्वल टू आएगा डिटरमिनेंट यानी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट obtained by deleting ith row and jth column। तो ये क्या होगा, MIJ हो जाएगा। आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से कि अगर हमें MIJ फाइंड करना है तो किसके बराबर आएगा, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट obtained by deleting its ith row and jth column। अब कैसे बताएंगे, देखो ध्यान से समझना। सपोज कीजिए कि हमारे पास में मान लीजिए डिटरमिनेंट दिया हुआ है, हमने लिखा A11 A12 A21 A22 और लिख लेते हैं, चलिए A13 A23 A31 A32 एंड A33। ये मान लीजिए 3/3 ऑर्डर का आपका डिटरमिनेंट है और हमें M11 पता करना है, क्योंकि जब हम बात करते हैं माइनर्स की तो माइनर्स हर एक एलिमेंट का होगा, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं डिटरमिनेंट में उन सब के माइनर होंगे। तो जैसे में A11 का माइनर निकालेंगे, फिर A12 का माइनर निकालेंगे, फिर A13 का, इस टाइप से। जैसे इसमें 9 एलिमेंट है तो 9 ही क्या होंगे, इसके माइनर्स होंगे। अब कैसे पता करना है, सपोज कीजिए, देखो हमें मालूम करना है M11, समझना ध्यान से, M11 हम फाइंड करना चाहते हैं। तो जब M11 में नहीं, इस एलिमेंट का कोरस्पॉन्डिंग माइनर हमको बताना है A1, तो क्या करेंगे, इससे रिलेटेड इस रो को हम डिलीट कर देंगे और इस कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। ये रो डिलीट हो गया, ये कॉलम डिलीट हो गया।
तो इसकी वैल्यू जो आएगी बच्चों, बचेगा क्या हमारे पास में, ये बचेंगे। तो जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद आपका जो डिटरमिनेंट बचा है उसकी वैल्यू जो आएगी वही हमारा माइनर होगा। तो डिटरमिनेंट क्या बचा हमारे पास में, A22 A23 A32 A33। तो ये जो बचा आपका डिटरमिनेंट, इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू आपको पता है कैसे फाइंड करना है, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स में से इस डायगोनल के एलिमेंट्स को माइनस करना है। तो क्या करेंगे, A22 इंटू में A33 माइनस में A32 इंटू में A23, ये जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, M11 आ जाएगा। ऐसे अगर हमको पता करना होता M12, तो M12 के लिए क्या करते हैं, इस रो को यानी कि ये जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम डिलीट कर देते, तो जो बचता है उसका डिटरमिनेंट्स का हम वैल्यू निकाल लेते। ठीक है, इसी टाइप से अगर हमको पता करना होता A13 का M13 हमें पता करना है, तो क्या करेंगे, हम इस फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो जो बचेंगे ये वाले, इनसे हम क्या फाइंड कर लेंगे, डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास में, M13। इस टाइप से सारे एलिमेंट का हमें माइनर्स फाइंड कर सकते हैं। अब आता है बच्चों कोफैक्टर्स। तो जब हम बात करेंगे किसी भी एलिमेंट से कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, तो हम लिखेंगे कोफैक्टर्स के बारे में, कोफैक्टर्स ऑफ Aij is किस टाइप से लिखेंगे बच्चों, यानी किसी भी कोई भी एलिमेंट्स है, A1 एलिमेंट है तो हमें उसको कोफैक्टर निकालना है, A12 एलिमेंट है तो जैसे माइनर फाइंड किया ऐसे ही कोफैक्टर्स निकालना है। बस अंतर क्या आएगा जरा देखिए। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे CIJ, मान लीजिए हमें CIJ फाइंड करना है, AIJ ये जो कोरस्पॉन्डिंग हमारा कोफैक्टर है CIJ, तो CIJ हम कैसे लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाती है बच्चों -1 की पावर I प्लस j इंटू में MIJ, ये होता है हमारा कोफैक्टर। तो हम लिख सकते हैं कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स गिवन बाय CIJ इक्वल टू -1 टू पावर I प्लस j MIJ। तो यहां अगर आपको फाइंड करना होता, सपोज कीजिए कि हमें पता करना होता C11, तो C11 कैसे पता करते, C11 की वैल्यू कैसे आती, हम इसको लिखते -1 की पावर I कितना है यहाँ पे 1, J कितना है 1, और फिर आ जाता हमारा M11। तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 2 आएगा, तो M11, और -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा M11 आएगा। तो इससे क्लियर हो जाता है कि अगर C11 और M11 दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे I और J की पावर जो आपकी वैल्यू है उनका सम क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि C11 M11 यदि आपको पता करना है, यही से आपको चल जाएगा कि M11 के यानी ये M के इक्वल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे केवल साइन का चेंज आता चला जाता है। यदि ऑड है, I और J का सम ऑड है तो नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है, माइनस के, और यदि ये इवन है दोनों का सम तो फिर ये माइनर के इक्वल ही होगा कोफैक्टर। तो ये आते हैं आपके माइनस और कोफैक्टर्स निकालने। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत काम आने वाला है कोफैक्टर आपका, ठीक है। जब आप एडजॉइंट वगैरह फाइंड करेंगे, इनवर्स वगैरह निकालेंगे तो वहां में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब देखना है बच्चों आपको डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालनी। जैसे कि 3x3 ऑर्डर का है, कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका डिटरमिनेंट हमें फाइंड करना है, तो हम कैसे पता करते हैं, चलेगा देखिए।
सपोज कीजिए बच्चों ये हमारे पास में कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और हमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो हम किस तरीके से इसको फाइंड करेंगे इसको आप समझ लेंगे ध्यान से। तो जब हम डिटरमिनेंट ए की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब समझना है ध्यान से कि हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, किस टाइप से डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लेंगे ये एलिमेंट बच्चों, ये कितना है A1। तो A1 लिया है हम, समझना ध्यान से ये किस रो और किस कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो A1 हो गया हमारा। अब आप इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दीजिए इस तरीके से, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, देखना ध्यान से। तो क्या बनेगा बच्चों, ये B2 C3 माइनस में यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कितना, ये आपका C2 था, B2 C3 और माइनस में B3 C2। अब इसको देखिए यहाँ पे कितना है B1। तो ये बताइए कि ये किस रो और किस कॉलम का, तो यहाँ पे आता है प्लस में -1 की पावर, ये किस रो और किस कॉलम का है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, तो क्या आएगा 1 + 2 और इंटू में क्या आएगा। अब क्या करना है आपको, देखिएगा ध्यान से, B1 इंटू में क्या आएगा B1। अब इसको आप छोड़ दीजिए और इस रो को छोड़ दीजिए, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को आपने डिलीट कर दिया। देखिए इस तरीके से हट गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या बनेगा A2 C3 माइनस में A3 C2। अब यहां पे आ जाइए, प्लस में क्या आएगा, प्लस में आएगा आपका C1। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम यहाँ भी लिख सकते हैं -1 की पावर, फर्स्ट रो कितना है आपका फर्स्ट है और थर्ड आपका होगा कॉलम होगा थर्ड, तो 1 + 3 हो जाएगा, फिर आएगा C1 और फिर से कंडीशन, इसको छोड़ दीजिए इसको छोड़ दीजिए। देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट रो और सेकंड को, ये थर्ड कॉलम को आपने छोड़ दिया, तो क्या बचा A2 B3 और माइनस में आएगा A3 B2। इसको आप आसानी से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। कैसे बनेगा ये A1। तो ध्यान रखिएगा जब ये इस टाइप से चलते चले जाते हैं तो आप सीधा ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे इसकी जो वैल्यू निकाली है किसके, अलोंग द फर्स्ट रो, ठीक है, अलोंग फर्स्ट रो हमने इसके वैल्यू फाइंड किया है। हम ऐसे कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, सेकंड रो के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, थर्ड रो के अकॉर्डिंग या किसी भी कॉलम के साथ में। तो यहाँ पे हमने किसके अकॉर्डिंग लिया है, अलोंग द फर्स्ट रो हमने इसकी वैल्यू को फाइंड किया है। तो ये हमेशा इस टाइप से चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस टाइप से कंटिन्यू चलता जाएगा। तो आपको बार बार ये -1 की पावर ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ओरली आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों का जो टोटल आएगा रो और कॉलम का ऑड है तो वहाँ माइनस लगा देंगे, और अगर उनका सम इवन है तो वहाँ पे प्लस लिखेंगे, बाकी इस टाइप से चलेगा। तो क्या बनेगा, A1 के साथ में आएगा B2 C3 माइनस में B3 C2, ये साइन आपका माइनस का हो जाए तो माइनस में B1 A2 C3 माइनस में A3 C2, और ये 1 और 3 क्या होता है प्लस होता है, इसलिए प्लस में C1 आ जाएगा ये। तो A2 B3 माइनस में A3 B2, तो ये कंटिन्यू इसी टाइप से चलता रहेगा। तो यहाँ पे आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, इसको लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो ये कैसा होगा, प्लस का आएगा, ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम है तो टोटल क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, इसलिए सीधा हमने यहाँ पे माइनस लिख देंगे, और इसमें फिर से ये इवन आएगा इनका सम, तो यहाँ पे फिर से ये प्लस का ही आएगा। तो इस टाइप से आप कंटिन्यू लिखते चले जाएंगे, आपकी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आ जाएगी। आप कॉलम वाइज भी ले सकते हैं, इनको कॉलम वाइज लेंगे तो A1 A2 और A3 लेंगे, और बाकी उस हिसाब से इनको डिलीट करके वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है।
अभी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसका हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो चलिए एक डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, वैल्यू लेते हैं सीधा। चलो हम डिटरमिनेंट लेते हैं सीधा 1 2 5 3 2 1 4 1 -5 ये है बच्चों। तो हमें क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो जब हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो क्या आएगा, पहले क्या आएगा 1। तो ये आप इसको डिलीट कर दीजिए, इस कॉलम को डिलीट कर दीजिए। तो क्या बचे बच्चों होगा 2 1 1 -5। देखेंगे ध्यान से 2 1 1 -5 इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 इंटू -5 क्या आएगा माइनस में 10 और फिर माइनस में 1 इंटू 1 क्या आएगा 1। ध्यान रखना साइन के साथ, एलिमेंट्स में साइन में कोई आप चेंज नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे क्या है देखिए, अब ये कौन सा नंबर का है, ये फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो दोनों का टोटल क्या आया और इसलिए यहाँ पे -2 लेंगे। -2 के साथ में आप देखिए सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट कर दीजिए आप। तो 3 इंटू -5 -15 और -4 इंटू 1 4। इसके बाद आया प्लस में 5 लेंगे हम, क्योंकि ये इनका टोटल रो और कॉलम का इवन है। अब देखिए ये डिलीट कर दीजिए आप। तो क्या बचा बच्चों आपके पास में 3 2 4 1 दिख रहा है। तो 3 1 जा 3 और माइनस में 4 2 जा 8। अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आएगा यहाँ पे -10 -2 कितना हो गया -11। -11 टू 1 कितना आएगा -11। इनका टोटल कितना आएगा बच्चों -19। -19 का -2 में करेंगे तो प्लस में 38 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 -8 कितना आएगा -5। -5 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा -25 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा बच्चों। -11 और -25 कितना हो जाएगा माइनस में 36 और प्लस में कितना 38। तो आपका आंसर आएगा 2। तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आपको अप्लाई करना आ गया होगा किस टाइप से इसमें अप्लाई करना है, ठीक है, समझ गए होंगे इसको। तो सीधा सीधा ये तो जो सीधा सिंपल हम वैल्यू निकालेंगे, जब डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको फाइंड करना होगा तो हम आसानी से इसको रख देंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको समझना है, क्योंकि जो भी आपसे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाएंगे वो प्रॉपर्टीज बेस पर ही आते हैं, हमें अप्लाई करना होता है। इनके ज्यादातर मोस्ट जो क्वेश्चंस हैं ज्यादा लास्ट में हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर हमसे पूछा जाता है कि क्या करना है, कोई भी आपका डिटरमिनेंट दिया होता है प्रॉपर्टीज को यूज करके उसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो प्रॉपर्टीज को आपको जरा समझना है बच्चों, ध्यान देंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए बच्चों जरा ध्यान से समझते रहेंगे, आपको प्रॉपर्टीज को बहुत जरूरी है ध्यान से समझना। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, तो 6-7 प्रॉपर्टी है इसकी अच्छी तरीके से, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-4 ज्यादा यूज होती है, उनको आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। कोई भी क्वेश्चन है बहुत आसानी से आप उसको कर पाएंगे। तो प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, ध्यान दीजिएगा कि किसी भी डिटरमिनेंट्स की यदि रॉ और कॉलम को हम क्या कर दें इंटरचेंज कर दें, किसी भी कोई भी आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है उसकी रॉ और कॉलम को यदि हम इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटरमिनेंट्स की जो वैल्यू रहती है वो अनचेंज रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि अगर आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है, आप समझ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, इफ रॉज एंड कॉलम्स of determinant interchange, तो जो वैल्यू रहती है डिटरमिनेंट की अनचेंज,
तो जो वैल्यू रहेगी वो अनचेंज रहेगी। जैसे कि आप समझ सकते हैं, मान लीजिए आपको कोई भी डिटरमिनेंट दिया हुआ है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, तो ये आपको कोई भी डिटरमिनेंट दिया हुआ, तो ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा बच्चों, यदि आपने क्या किया, रॉ और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, रॉ को कॉलम बना दिया और कॉलम को रॉ में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या बन जाएगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, इससे ये वाला आपने डिटरमिनेंट बना दिया, लेकिन इनकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा सेम रहेगी, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ये क्या है, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे बच्चों। सेकंड प्रॉपर्टी है कि यदि आपने कोई भी टू रॉज या टू कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आएगा, देयर इज नो चेंज इन द एब्सोल्यूट वैल्यू, बट साइन चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? साइन उसका बदल जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा प्रॉपर्टी आपको समझना है बच्चों, कि सपोज कीजिए कि आपका ए दिया हुआ है, ठीक है, आप समझ गए होंगे जो मैंने बोला है कि यदि आपने एनी टू रॉज और कॉलम आर इंटरचेंज, देन द एब्सोल्यूट वैल्यू रिमेन सेम बट साइन चेंज, ये आपको ध्यान रखना है। तो ए आपको मान लीजिए दिया हुआ है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, तो अब हमें बताना है कि क्या चेंज आएगा इसमें चेंज आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यदि हम इन दो आपस में टू रॉज को इंटरचेंज कर रहे हैं, केवल टू रॉज का आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे रॉ आपका हो गया a2 b2 c2 और इधर आपका हो गया a1 b1 c1 a3 b3 एंड c3। तो क्या चेंज आया, आपने देखा कि R1 और R2 को आपने यहाँ पे एक्सचेंज किया है, इस टाइप से क्या किया है, इसमें हमने R1 और R2 में आपस में इनको इंटरचेंज कर दिया, तो क्या आएगा यहाँ पे, साइन चेंज हो जाएगा। साइन किसका आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। ये हुई इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी। इसके बाद में हम समझेंगे इसमें प्रॉपर्टी नंबर थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है अभी बच्चों, देखिए किसी भी डिटरमिनेंट्स की अगर कोई भी एनी टू रॉज और कॉलम आइडेंटिकल है, सेम है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 होगी। ध्यान रखना है अच्छे से। इफ एनी टू रॉज और कॉलम आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। देखो कैसे, मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है a1 b1 c1 और सेकंड रॉ भी आपको दे दिया a1 b1 c1 और फिर यहां पे कुछ भी लिख दिया a3 b3 c3। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि फर्स्ट रॉ और सेकंड रॉ सेम है बिल्कुल, फर्स्ट रॉ एंड सेकंड रॉ क्या है? आइडेंटिकल है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। एग्जाम्पल देख सकते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा 1 2 3 1 2 3 5 6 7 और आपसे पूछा जाए बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ना आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पता है, और प्रॉपर्टी क्या है, यदि तो आइडेंटिकल है कोई भी टू रॉज और कॉलम, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। तो फिर आपको यहाँ कुछ नहीं सोचना है, यदि प्रॉपर्टी हमको पता है तो ये बहुत आसान हो गया, सेकंड रॉ में पता चल जाएगा। कैसे? 1 2 3 1 2 3। तो आपने देखा फर्स्ट रॉ एंड सेकंड रॉ आर आइडेंटिकल, देयरफॉर इस वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। तो इस टाइप से हम प्रॉपर्टी को बहुत आसानी से हम इसमें अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक और प्रॉपर्टी लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 होगी हमारी। देखिए कोई भी टू रॉज या टू कॉलम, किसी भी डिटरमिनेंट्स की टू रॉज और टू कॉलम यदि प्रोपोर्शनल है, ठीक है, कैसे है बच्चों? प्रोपोर्शनल है, तो फिर उनकी वैल्यू भी क्या होगी?
जीरो होगी। अब हम इसमें प्रूफ करके भी दिखाएंगे कैसे ऐसा हो सकता है, एग्जाम्पल से ही बताते हैं आपको। देखो कैसे बच्चों, सपोज करिए कि ये प्रॉपर्टी 4 है कि ए आपको दिया हुआ है बच्चों, ए बी सी, यहाँ पे दे दिया आपको के ए के बी के सी, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया आपने डी ई एफ। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो प्रोपोर्शनली है कि नहीं है, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, सेम आएगा। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या हो जाए, तो ये इसका मतलब ये प्रोपोर्शनली है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी जीरो होगा। आप प्रूफ कर सकते हो, कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसको, देखो शो करके दिखा सकते हो। क्यों हुआ, क्योंकि जो हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ी थी, एक तरह से 3 का ही आगे बढ़ गया है इसमें, ठीक है। तो 3 का को आपने थोड़ा सा आगे इसमें बढ़ा दिया है, उसी में ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो गया। तो हम इसको देखो कैसे कर सकते हैं बच्चों। हमारे पास में है आपका ए बी सी, के ए के बी के सी, यहाँ पे क्या है डी ई एफ। अब आप चाहेंगे कि भाई इसको कैसे पता करेंगे, हम अप्लाई कैसे होगा इसमें, थर्ड प्रॉपर्टी कहाँ अप्लाई हुआ है। तो आपने पहले से ही मालूम है कि यदि हम किसी भी रो, कोई भी रो या कॉलम है, ठीक है, उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी डिटरमिनेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे एक तरह से आप क्या देख रहे हैं कि सेकंड रो के ईच एलिमेंट में किसका मल्टीप्लाई है, के का मल्टीप्लाई, तो ये एक तरह से बाहर आ जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं बच्चों के बाहर आ जाएगा, इसमें से के कॉमन आ गया पूरे में से, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं, ये भी आपको समझना है क्योंकि काम आएंगे आगे चल करके प्रॉपर्टी, जब आप प्रूफ करेंगे क्वेश्चंस को तो इस टाइप से हमें कॉमन लेना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो के से आपने यहाँ पे कॉमन लिया तो क्या बना ए बी सी, यहाँ पे क्या बचेगा ए बी सी, इधर डी ई एफ। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, यदि टू रोज आपके आइडेंटिकल है तो क्या वैल्यू होती है उसकी, जीरो। तो देखिए ध्यान से, तो क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, के इंटू जीरो, तो क्या आएगा जीरो, इस तरह से। तो ये प्रोपोर्शनली का मतलब ये हुआ इसमें कि अगर आप कोई एलिमेंट कॉमन ले पा रहे हैं, कोई वैल्यू कॉमन ले पा रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू कोई भी, ठीक है, तो वो सेम आ जाए फिर। तो यदि सेम बन गया तो इसका मतलब वो आइडेंटिकल हो गई है, आइडेंटिकल होती तो क्या होती है वैल्यू इनकी जीरो होती है। तो क्लियर हो गया, हो गई प्रॉपर्टी नंबर 4 थी। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ में यही जो एक तरह से भी आपको बताया था कि किसी भी डिटरमिनेंट्स के किसी भी रो या कॉलम को हम एक ही एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे डिटरमिनेंट्स उसी से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सिंपल से ध्यान रखेंगे, यहाँ कंडीशंस वही है जो भी आपने पढ़ा था उसी में। जैसे मान लीजिए कि ए आपका क्या है, ए आपके पास में ए बी सी डी ई एफ आई जे के, ये है बच्चों। और मान लीजिए मैंने इसके फर्स्ट रो के ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया है किसी स्केलर से, पी से मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम किस टाइप से लिख सकते हैं इसको, R1 में किया है मैंने, R1 में क्या कर दिया है, पी R1 कर दिया इसमें, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो अब इसकी समझना है कि आखिर वैल्यू क्या हो जाएगी अगर के से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा। ये यहाँ पे कर दिया हमने पी ए पी बी पी सी डी ई एफ आई जे के। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि P से पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो P हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, A B C D E F I J K। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर किसी भी रो को हम किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरे डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। एक तरह से पिछले का रूल जो आपने प्रोपोर्शन था वहां भी वही चीज अप्लाई हो रहा था। तो आप समझ गए होंगे इसको, ये बहुत काम आएंगे आगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपकी 6 नंबर प्रॉपर्टी है।
बहुत ध्यान से समझना है। देखिए इसमें ये होता है कि किसी भी रो के ईच एलिमेंट्स को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें और किसी अनदर रो में हम उसे प्लस कर देते हैं तो भी डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। बहुत ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान रखना है आगे कि कोई भी फर्स्ट रो है, सेकंड रो, थर्ड है, कोई भी एनी ith रो है, उसमें आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें और किसी दूसरी रो के साथ में उसे ऐड कर दें कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ में, तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो कैसे, मान लीजिए कि ए आपके पास में है ए बी सी डी ई एफ आई जे के, ये मान लीजिए आपका कोई डिटरमिनेंट्स है। अब इससे किसके इक्वल हो सकता है, ये किसके इक्वलेंट होगा। सपोज कीजिए कि हमने सेकंड रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, और फिर उसे किसके साथ कर दिया, फर्स्ट के साथ ऐड कर दिया। तो हमने किया ए प्लस किससे मल्टीप्लाई करें, इसमें मान लीजिए पी आपका कोई स्केलर है, पी से मल्टीप्लाई कर दिया किसमें, सेकंड रो में, और फिर किसमें ऐड कर दिया है, फर्स्ट रो में। तो यह शो कर सकते हैं कि हमने R1 में अप्लाई किया है बच्चों। R1 में क्या कर रहे हैं, R1 में R1 प्लस में PR2 ये किया है हमने, ठीक है। तो कंडीशन क्या बनेगी, A प्लस में PD, B प्लस में PE और C प्लस में PE, और यहाँ पे है जी PF, और यहाँ पे है जी DEF आई जे के। तो आप देख रहे हैं कि इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेंगी ये वैल्यूज। आप समझ गए होंगे। तो ये थी प्रॉपर्टी आपकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि ये काफी बार हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। और समझेंगे प्रॉपर्टी, यदि डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो हैं, कोई डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है, उसके डायगोनल का ईच एलिमेंट क्या है, जीरो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। इसको ध्यान रखेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि ए आपको दिया हुआ है 0 1 2 1 0 3 और 2 5 0, तो आप देख रहे हैं इसकी डायगोनल के सारे एलिमेंट कैसे हैं, जीरो है, तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो इस टाइप से आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इसके साथ मिलेंगे, कहीं से भी आप अप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी इनकी, जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टी थी कुछ डिटरमिनेंट्स की, आपको क्लियर हो गई होंगी। एक और प्रॉपर्टी है, बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, उसको और समझ लीजिए। ये कौन सी ली हमने, 7। एक और प्रॉपर्टी देख लीजिए बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों की, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के ईच एलिमेंट्स को हम 2 या मोर देन 2 टर्म्स के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो हम डिटरमिनेंट्स को भी उतने डिटरमिनेंट्स के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको समझना है। जैसे सपोज कीजिए, ध्यान देना है, इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए ए है बच्चों आपके पास में, A B C D E F P Q R, ये आपका डिटरमिनेंट है। और हम सपोज करिए कि इसको इस टाइप से प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे, A प्लस अल्फा, B प्लस बीटा, C प्लस गामा। अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास में जो फर्स्ट रो है ये 2 टर्म्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। कितने में, 2 टर्म्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हम इसको कैसे अलग अलग करके इसको दिखा सकते हैं, तो कैसे इसको शो करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं बच्चों इस तरह से, A B C D E F P Q R, प्लस में जो यहाँ पे सम में आ रहा था, कैसे, अल्फा बीटा गामा D E F P Q R, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ध्यान रखने बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी आगे ध्यान रखेंगे। तो आपको अच्छे से क्लियर होगी होंगी प्रॉपर्टीज। अब बच्चों हम प्रॉपर्टीज के बेस पर क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व
करेंगे। आपको बोला जाता है कि प्रॉपर्टीज को यूज करके आप इसकी वैल्यू को फाइंड करिए या प्रूफ करने के लिए आता है। तो आप किस तरह से करते हैं, चलिए क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अच्छा, आपको प्रूव करना है इसमें प्रॉपर्टीज को यूज करके, और हमारी जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है वो है ए प्लस बी प्लस सी ये बच्चों आपका डिटरमिनेंट है। देख लीजिए ध्यान से। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी 2a 3a प्लस 2b 4a प्लस 3b प्लस 2c 3a 6a प्लस 3b 10a प्लस 6b प्लस 3c को किसके को लेके आना है, हमें a क्यूब लेके आना है। तो कुछ चीजें हैं बच्चों इसमें, जैसे कि हमने आपको एलिमेंट्री जब ट्रांसफॉर्मेशंस बताया था वहाँ भी कुछ चीज़ें बताई थी जो इम्पोर्टेंट आपको समझनी होती हैं। इसमें भी कुछ लॉजिक, हम कुछ कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान रखते हैं तो ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। जब भी आपको कोई भी डिटरमिनेंट प्रूफ करने के लिए आता है तो मोस्टली कोशिश करते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम जीरोज बना सकें, और कोशिश ये करते हैं किसी रो या कॉलम में आप ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बना लें। मान लीजिए कि आपके 2 जीरोज बनते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि फिर आपको जब एक्सपेंड करेंगे उसके रेस्पेक्ट में केवल एक ही टर्म बन के आएगी। तो यहाँ भी आपको ये कोशिश करनी होती है कि मोस्टली जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बना पाए, और कम से कम स्टेप में। ये नहीं ज़्यादा स्टेप आप लेकर के जाए बहुत तब बने, कम से कम स्टेप में। अदरवाइज आप कोशिश करेंगे और किस तरह से कि वो वैल्यू आपकी जल्दी आए। तो पहली कंडीशन आप यही कोशिश करते हैं मोस्टली कि किसी भी रो या कॉलम में या पूरे डिटरमिनेंट में ज्यादा से ज्यादा आप जीरो बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पे कितना है 2a, ये a है 2a और 3। तो यहाँ जो आपने पीछे पढ़ा था इसमें आप इजीली, बहुत ही इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जीरो बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, हम अप्लाई करेंगे, यहीं से शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ देखिए हम R2 में अप्लाई करेंगे बच्चों, R2 में अप्लाई करेंगे हम R2 माइनस में 2R1, और R3 में अप्लाई करेंगे R3 माइनस में 3R1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जीरो बन जाएगा। तो देखिए एक स्टेप आप ओरली माइंड में कैलकुलेट करते हैं और फिर आप उसमें अप्लाई करते हैं, यही आपको ध्यान रखना है। तो जरा देखो क्या बनेगा। इसमें तो कोई चेंज है नहीं R1 में, तो इसलिए a प्लस बी प्लस सी एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पर चेंज आ गया बच्चों, तो इसमें से इसका ट्वाइस माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। इसमें से इसका ट्वाइस माइनस करेंगे तो देखिए 3a में से 2a माइनस होगा, क्या आएगा बच्चों, a आएगा। और यहाँ 2b में से 2b माइनस होगा तो जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पर a बचेगा। अब आप यहाँ पर आ जाइए, इसमें से इसका ट्वाइस माइनस करेंगे। देखिए 4a में से 2a जाए क्या बचेगा, 2a। 3b में से 2b जाए क्या बचेगा, प्लस का b। और यहाँ पे 2c में से 2c माइनस होगा तो केवल जीरो हो जाए, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इधर आइए, इसमें से इसका थ्राइस माइनस करना तो क्या आ जाएगा, जीरो। 6a प्लस 3 में से इसका थ्राइस माइनस करना बच्चों 3a, 6a में से 3a माइनस करेंगे क्या आएगा, 3a।
और 3b में से यहाँ पे 3b माइनस होगा, क्या रह जाएगा 0, इसलिए 3b यही रह जाएगी वैल्यू। इधर देखिए 10a में से 3 जाएगा, क्या बचेगा बच्चों 7a। 6b में से 3b माइनस होगा, क्या बचेगा बच्चों 3b। और यहाँ 3c में से 3c माइनस होगा तो कैंसिल हो गया। तो ये आपका स्टेप आ गया सर, फर्स्ट स्टेप जो बना। अब आप और भी कोशिश करते हैं कि और ज्यादा जीरो बना लें। अब क्या करेंगे, अब यहाँ जीरो लेकर के आ सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। कैसे बच्चों, देखो हम क्या करने वाले नेक्स्ट स्टेप में, ये जीरो आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे कि यदि हम इसका थ्राइस इसमें से माइनस करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे कितना है a है, तो इसका थ्राइस इसमें माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इधर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस तरीके से देखते हैं कि वो जीरो भी आपकी नहीं हटे और नया आपका जीरो भी बन जाए। तो क्या करेंगे हम इसमें, हम R3 में फिर से अप्लाई करेंगे। R3 में अप्लाई करेंगे बच्चों हम R3 माइनस में 3R2। यही आपको ध्यान रखना है। आप देखो ना बार बार ये प्रॉपर्टीज टाइप से यूज होंगी कि किसी भी रो या कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे के साथ में उसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डिफरेंट कोई चेंज नहीं आता है। वही हम वैल्यूज में अप्लाई करें, वही प्रॉपर्टीज में अप्लाई किया हमने। अब जरा देखिए क्या बनेगा बच्चों, देखिए R1 में कोई चेंज नहीं है, एच रहेगा a प्लस बी और a प्लस बी प्लस सी। R2 में नो चेंज, तो ये रहेगा 0 a 2a प्लस बी। अब R3 में चेंज आना है, देखिए 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 रहेगा। 3a में से इसका थ्राइस माइनस कर देते हैं R2 का, तो 3a माइनस 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, एक और 0 बन गया। इसका थ्राइस माइनस बच्चों 7a में से 2a का थ्राइस कितना और 6 से तो क्या बचेगा a, और 3b में से यहाँ पे b का थ्राइस भी 3b हो जाएगा, तो केवल a ही बच जाएगा यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे, अब आप देख रहे हैं कि अब इजीली आप इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा, एक्सपेंड अलोंग, किसके अलोंग करें, जिसमें ज्यादा जीरो। तो ज्यादा जीरो किसमें बच्चे हमारे पास में, फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट कॉलम के अलोंग इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो एक्सपेंड का मतलब हुआ अलोंग C1। देखो बच्चों, तो जब C1 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये लेंगे, पहले क्या आएगा बच्चों a आएगा, a इंटू में, तो हम जिसके अलोंग कर रहे हैं तो देखिए a को लिया है, ये आपका कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये बचे, इनके प्रोडक्ट में से ये माइनस करना है। देखना ध्यान से, ये कैंसिल हो गया, देखो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, पास बचा a 2a प्लस b 0a। इनके प्रोडक्ट में से इनका प्रोडक्ट माइनस कर दो, a इंटू a क्या है बच्चों a स्क्वायर, माइनस इसका इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा 0, तो ये आया आपका 0। प्लस में क्या लेंगे, देखिए 0 लेंगे, 0 के साथ में कुछ भी आप लेंगे 0 आएगा। फिर थर्ड में इस 0 के साथ लेंगे, फिर से वही 0 हो जाएगा। तो केवल आपका एक ही टर्म बच जाएगी केवल, तो हम इसे क्या लिख देंगे a इंटू में a स्क्वायर माइनस 0 क्या है बच्चों a स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा a क्यूब, और हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम आसानी से इसको अप्लाई कर दिया है। तो आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, होगा बहुत सारे और भी क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, क्योंकि अभी तो ये शुरू हुआ है डिटरमिनेंट्स। तो जितने भी आपको कोई भी टिपिकल प्रॉब्लम लगती है आप उसको फोटो लेकर के आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, हम उनके ऊपर और वीडियो बनाएंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। तो ठीक है बच्चों, आप तैयारी करिए, प्रॉब्लम आती तो बताएंगे, कमेंट करिएगा, ठीक है।